कहीं न कहीं मुझे लग रहा है सप्लाई लाइन अब भी चालू है, जैसा कि फदील साहब बताते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं फदील अहमद साहब, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इसके अलावा वो नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और जियो पॉलिटिक्स पर जिस तरह से वो पिछले 20-22 महीने से लगातार इस पे नज़र रखे हुए हैं, बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और मतलब हर चीज़ का एक पॉलिटिकली जो जायजा लेते हैं, जैसे आप वॉर एक्सपर्ट हैं जावेद साहब, मिलिट्री एक्सपर्ट हैं, तो वो एक पॉलिटिशियन के तौर पर इसको कवर करते हैं, तो मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ फदील अहमद साहब का। देखिए, मैं जब कहता हूँ मुमताज भाई, अस्थाई शांति के लिए अस्थाई युद्ध का होना बहुत जरूरी होता है। महाभारत युद्ध चलता रहा। आखिर में द्रौपदी के 5 पुत्रों की जब हत्या हो गई, तब जाकर के महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और सभी लोग भी समाप्त हो गए और युद्ध भी समाप्त हो गया और नतीजा भी आ गया। जब अपने बच्चे मरे, तब द्रौपदी ने समझा, तब चीख मार के रोने लगी कि यदि मैं कर्ण का अपमान नहीं करती, तो आज मेरे बच्चे जिंदा होते। जब अपने पर बात आती है, तब दुनिया को समझ में आता है कि मौत क्या चीज होती है, तकलीफ क्या चीज होती है। आज नेतन्याहू का बेटा आर्मी चीफ को धमका दिया कि ये जो है मिला हुआ है, ऐसा वैसा है। यही एक पहचान है। दुश्मन जब आपस में लड़ने लगे और दुश्मन के खेमों में विश्वास की कमी आने लगे, तो समझ लीजिए कि दुश्मन परास्त हो रहा है, कमजोर पड़ रहा है। जब कोई कमजोर सेना होती है, सबसे पहले उसके आपस के विश्वास खत्म होते हैं, एक दूसरे पर निशानदेही, तीरंदाजी होने लगती है, बातों की बौछारें होने लगती हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जब लगने लगता है। आप युद्ध का मैदान छोड़ दीजिए, घर के अंदर यदि आप एक ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं और घर के अंदर भी जब क्लेश बढ़ने लगता है, तो उस घर के विनाश का दिन नजदीक आ जाता है। इसी तरह से जब कोई सेना आपस में एक दूसरे से क्लेश करने लगे, एक दूसरे पर शक करने लगे, एक दूसरे पर निशानदेही करने लगे, एक दूसरे की जासूसी करने लगे, तो समझ लीजिए कि ये सेना बहुत कमजोर हो चुकी है। अब इसके लड़ने की कुवत समाप्त हो चुकी है। जो आर्मी चीफ ने इतना जुल्म ढाया नेतन्याहू के कहने पर, आज मिला क्या उनको? आर्मी चीफ को सिवाय जलालत के, और नेतन्याहू ने तो यहां तक कह दिया कि अगर तुम गजा को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वर्दी उतारो और घर जाओ। इतना बड़ा अपमान एक सेना के अधिकारी का यदि आप करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप कहां खड़े हैं और आप अपने देश की सेना को कहां खड़ा किए हैं। इतना बड़ा जो सेना ईरान से लड़ी, जो सेना हिजबुल्लाह से लड़ी, जो सेना हूती से लड़ी, इतनी जबरदस्त स्ट्रेटजी ईरान के खामनेई साहब का जो इतनी जबरदस्त योजना थी कि किसी भी सेना को एक वार के बाद दूसरे वार के लिए बीच में कुछ गैप मिलना चाहिए, जो उन्होंने नहीं दिया। जब हमास से बात खत्म हुई, तो हूती शुरू हो जाता था। जब हूती से सीज फायर हुआ, तो हिजबुल्लाह शुरू हो जाता था। और जब हिजबुल्लाह से सीज फायर हुआ, फिर हमास शुरू हो जाता था। फिर हमास से सीज फायर हुआ, तो फिर हूती शुरू हो गया। और सारे जब चुप हो गए, तो ईरान शुरू हो गया। अब बताइए कि 24 महीने में इतनी जबरदस्त वार लड़ने वाले सैनिक के अध्यक्ष के खिलाफ आप एयर चीफ मार्शल के खिलाफ इस तरह की भाषा बोलेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि उस सेना का मनोबल कितना गिरा हुआ है, उस देश के लीडरशिप का मनोबल कितना गिरा हुआ है। देखिए, लीडरशिप अलग होती है और फौज की लीडरशिप अलग होती है। फौज का जो जनरल होता है, वो उसकी अपनी कमांड एंड कंट्रोल अलग होती है, उसका तरीका अलग होता है, उसका सोचने का नजरिया अलग होता है। लेकिन एक पॉलिटिशियन का किसी भी चीज को देखने और सोचने का नजरिया अलग होता है। आप जंग के मैदान में कोई लीडर पॉलिटिशियन को अगर वहां भेज दीजिए, तो उसको समझ में नहीं आएगा कि हम किस पूरब खड़े हैं कि पश्चिम खड़े हैं, दुश्मन के हम पूरब खड़े हैं कि पश्चिम खड़े हैं। लेकिन एक सोल्जर को समझ में आता है कि हम दुश्मन के किस डिग्री पे खड़े हैं, किस अंश पे खड़े हैं। ये एक सेना की ट्रेनिंग जो 25 साल 30 साल जब वो ट्रेनिंग लेता है, तब जाके उसको समझ में आता है। अब नेतन्याहू तो दुनिया भर में उनकी बीवी पे इतना आरोप लग गया, सारी प्रॉपर्टी सीज हो गई, नेतन्याहू को खुद मुकदमा चल रहा है। और जो आदमी ने इतना जेनोसाइड किया पूरा गजा को, आज 2 बच्चों को ड्रोन हमले में लेबनान में ऐसे मार दिया कि वो तड़प के मर गए। इतनी बुरी हाल हुई कि 2 मासूम बच्चे ड्रोन हमले से मारे गए इजराइल के। 72 लोग गजा में आज शहीद हो गए। उधर मलेशिया और ईरान ने मिल करके ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस करके पूरी दुनिया के मुस्लिम देशों से अपील की है कि आप लोग बात कीजिए। और अमेरिका के ट्रंप ने कहा कि तुम पूरा गजा कब्जा कर लो। अरे ये तो पूरे दुनिया के अमन पसंद और इस्लामिक वर्ल्ड को बहुत बड़ा चैलेंज कर दिया ट्रंप ने।
पूरी दुनिया में मुसलमानों का सर झुका दिया कि आज अब तो कम से कम खड़े हो जाओ। अभी का अगर तुम केचुआ पैदा हुआ है ना, वो मरेगा भी केचुआ बन के। जिसके शरीर में ऋण नहीं है वो कभी खड़ा नहीं हो सकता। जिसको ऋण अल्लाह ने दिया ही नहीं, ऋण से इंसान खड़ा होता है। जिसके शरीर में ऋण ही नहीं है वो उससे आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो खड़ा हो जाए। अरे उसको आपने पैदा किया रेंग के चलने के लिए, तो रेंगता ही रहेगा, वो कभी खड़ा नहीं हो सकता। इतनी जलालत के बाद अल्लाह ने साफ कहा कि अगर तुम्हारे घर में खाना है, पड़ोसी तुम्हारा भूखा है, तो तुम्हारे ऊपर खाना हराम है। फिर अरब, जॉर्डन, मिस्र, इजिप्ट के लोग कैसे खाना खा रहे हैं, कैसे अपने सोने की थाली में खाना उनको कैसे अच्छा लग रहा है, कैसे सोने के बेडरूम में सो रहे हैं, कैसे सोने की जहाज पर चल रहे हैं। ये कैसे अल्लाह को क्या जवाब देंगे ये लोग? आज दुनिया ये सवाल कर रही है। ट्रंप ने जो बात कह दी, पूरी इस्लामिक दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर किसी के अंदर गैरत होती, वो 1 मिनट में खड़ा होकर के ट्रंप को जवाब दे देता कि अभी फिलिस्तीन, हम लोग कहते हैं ना, कभी इस्लाम जिंदा है, अभी करबला का आखिरी मैदान बाकी है। हर मुसलमान के दिल में ये बात होनी चाहिए कि फिलिस्तीन के लिए हम आखिरी करबला का आखिरी मैदान तक अपनी जंग जारी रखेंगे, आखिरी सांस तक अपनी जंग जारी रखेंगे। ये तो ऐसे अरब और जितने भी उसके पड़ोसी देश हैं, फिलिस्तीन को ऐसे लोगों ने छोड़ दिया है जैसे वो उनके कुछ है ही नहीं। उनको क्या जवाब देंगे अल्लाह के जाकर के? उनको ना क़यामत से डर है, ना अल्लाह से डर है, ना इस्लाम के कोई उनको वो मालूम है। कैसे वो लोग बर्दाश्त कर रहे हैं? पूरी दुनिया के मुसलमान, पूरी दुनिया की ईसाई, पूरी दुनिया की बुद्धिस्ट, जितने भी अमन पसंद लोग हैं, दुनिया भर के लोग आज फिलिस्तीन, आज ब्राजील के अंदर 2 सैनिक गए थे घूमने, मुमताज भाई, उनको ब्राजील ने अरेस्ट कर लिया। वो कानून बताने लगे तो उनको वहां के इंस्पेक्टर ने कहा कि जाओ अपने नेतन्याहू को पहले कानून बताना जो गजा में जेनोसाइड कर रहे हैं, हमको कानून मत बताओ। और पूरी दुनिया तैयार बैठी है कि अगर नेतन्याहू अमेरिका के अलावा कहीं जा नहीं सकते, उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। पूरी दुनिया ने मैसेज दे दिया है कि जहां भी अगर नेतन्याहू मिलते हैं, जब उनके सैनिकों को नहीं छोड़ रहे, उनके सैनिकों को, ब्राजील जैसा कंट्री जो कि अमेरिका का पिट्ठू था कभी, आज वो ब्राजील ने 2 सैनिकों को इसलिए अरेस्ट कर लिया कि वो इजरायली सोल्जर्स थे, और कह के अरेस्ट किया है कि तुमने जेनोसाइड किया है, तुम गुनाहगार हो, तुम सजा के हकदार हो, और जाकर के अपने नेतन्याहू को बताना है कि कानून क्या, हमको मत बताओ। ये सारी चीजें आज दुनिया में हो रही है। दुनिया इतनी उतावली है इस वक्त पूरी दुनिया एक तरफ है, अमेरिका और इजराइल एक तरफ है। बस एक आखिरी सवाल एक बात का इतना ही खड़ा है कि जो इकबाल खत्म हो गया इजराइल का, अमेरिका ने भी अपना इकबाल खत्म कर लिया। अब जब होता है कि तब तक इंसान पीछा करता है, जैसे कबड्डी में नहीं होता है कि जब तक कि उसकी सांस टूट ना जाए तब तक उसको दबोचे रहो कस के। यही काम हमास कर रहा है, यही काम हूती कर रहा है, यही काम लेबनान कर रहा है, यही काम हिजबुल्लाह कर रहा है, यही काम ईरान कर रहा है, सीरिया कर रहा है, टर्की कर रहा है। वो हम इजराइल को तब तक दबोचे रहेंगे जब तक उसकी सांस नहीं टूट जाती, और जब तक नेतन्याहू जिंदा है तब तक ये लड़ाई नहीं खत्म होगी। जैसे द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या के बाद महाभारत के जो समाप्त हुआ, उसी तरह नेतन्याहू के अंतिम सांस तक ये लड़ाई तभी खत्म होगी जब नेतन्याहू इस दुनिया से खत्म होगा। तब तक ये नेतन्याहू अपने अहंकार की आग में जल रहा है, पूरा लंका जला के मानेगा। नहीं मानेगा नेतन्याहू जब तक कि पूरी दुनिया के लोग मिलकर इजराइल पर फिलिस्तीन का झंडा नहीं फहरा देते। अल्लाह चाहता है कि इजराइल पर फिलिस्तीन का झंडा फहराए, इसलिए ये जंग आगे बढ़ रही है, इसलिए नेतन्याहू को पागलपन का दौरा चढ़ रहा है। वो चाहता है कि अंतिम सांस तक, जब तक कि उस पर पूरा हमला ना हो जाए, जब तक पूरी तरह बेइज्जत ना हो जाए, तब तक उसका वो हाल ना हो जाए जो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का तालिबानों ने किया था, तब तक वो नहीं मानेगा। और पूरी दुनिया एक दिन नहीं, आज नहीं तो कल, पूरी दुनिया खड़ी होकर के फिलिस्तीन, इजराइल नहीं फिलिस्तीन को ग्रेटर फिलिस्तीन बनाएगी। आप देख लीजिएगा। लेबनान का क्योंकि आपने अब लेबनान की ये खबर भी आ रही है कि जो गवर्नमेंट है वहां की मौजूदा, उसमें इख्तलाफ पैदा हो गया है, क्योंकि वहां पे हिजबुल्लाह की हिमायत में बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब मैदान में लोग निकल रहे हैं, और हिजबुल्लाह ने जो अभी खबर आ रही है, मैं चाहूंगा जावेद इकबाल साहब उस पर भी रोशनी डालें कि हम मतलब इनका जो सिस्टम है इजराइलियों का, हम इसको बिल्कुल तबाह कर देंगे। तो क्या हम ये माने कि हिजबुल्लाह फिर से ताकतवर हो गया है और उसके पास वो तमाम चीजें फिर आ गई हैं कि जिससे वो अटैक कर सके? क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि कभी भी हिजबुल्लाह अटैक कर सकता है। तो क्या ये माना जाए कि हिजबुल्लाह फिर से
उसी तरह से पावर में आ गया है, या महज ये एक हवा बनाई जा रही है ताकि हिजबुल्लाह पे अटैक किया जा है? क्या लग रहा है? देखिए मुमताज भाई के कल हमने ये डिस्कस किया था कि पिछले 8 महीने में जब से हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर हुआ है, हिजबुल्लाह ने अपनी इस जंग के दौरान जो उन्होंने इजराइल के साथ लड़ी थी, कहाँ कहाँ उनकी इंटेलिजेंस चूक हुई और कहाँ कहाँ उन्होंने अपने गैप्स ऑब्जर्व किए थे, उनको उन्होंने बड़ी तेजी से भरने की कोशिश की है और उन्हें रीआर्म भी किया गया है, री इक्विप भी किया गया है। तो शेख नईम कासिम ने ये बोला है कि देखिए पिछले 8 महीनों में इजराइल ने जितनी भी अपनी तैयारी की है, जितना भी अपना दिफाई सिस्टम मजबूत किया है, हम उसे 1 घंटे के अंदर तबाह कर देंगे। ये उनका बयान आज आया है और मेरा ऐसा मानना है कि देखिए उन्होंने अपने आप को दोबारा से काफी मजबूत किया है। मैं हिजबुल्लाह के बारे में पढ़ रहा था। हिजबुल्लाह शुरू में बड़े एक सेल्यूलर सिस्टम के अंदर उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया था और वो सेल्यूलर सिस्टम उनका इस तरह का था कि उनके अपने अंदर की खबर कभी भी बाहर लीक ना हो। और मैं शेख हसन नसरुल्लाह का एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान उनका पढ़ रहा था। जब 2006 में इजराइल ने लबनान पे हमला किया था तो उन्होंने बहुत सारे लबनान के ठिकानों पे हमला किया जिन्हें उन्होंने हिजबुल्लाह के ठिकाने बताए थे और उन्होंने ये कहा था कि हमने उनके जितने भी जहां पे आर्म्स के जखीरे रखे हुए थे या जहां उनकी लीडरशिप रहती थी उन ठिकानों को तबाह कर दिया। लेकिन शेख हसन नसरुल्लाह का इंटरव्यू किया था अल जजीरा ने और उन्होंने वहां पे आके सबसे पहले ये कहा था कि जिस तरह से इजराइल ने लेबनान के ऊपर बमबारी की है उससे मुझे एक बात की सबसे बड़ी खुशी ये है कि हमारे बीच कोई गद्दार नहीं है, क्योंकि ना वो हमारी लीडरशिप की तरफ और ना ही हमारे जो हथियारों के जखीरे थे उनका उन्हें पता ही नहीं, ना ही वो उनको निशाना बना पाए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब 2006 की जंग के बाद हिजबुल्लाह जो था वो तेजी से मजबूत हुआ, उसकी पॉपुलैरिटी भी उस खित्ते में पूरे अरब इलाकों में बढ़ी और उसका रोल थोड़ा बड़ा हो गया। जब सीरिया में सिविल वार शुरू हुई तो जो बशारुल असद था, जो ईरान की फोर्सेस थी, उनके साथ हिजबुल्लाह ने मिलके उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की सीरिया के अंदर और उनका काफी बड़ा वहां पे इन्वॉल्वमेंट रहा। उसके बाद क्या हुआ कि हिजबुल्लाह की जो फोर्सेस थी वो बड़ी एक पब्लिक नोटिस के अंदर आ गई और जो उनका एक सिक्रेटिव सेल्यूलर सिस्टम था जिसको वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया था वो थोड़ा सा पब्लिक हो गया था और उसी वजह से बहुत सारा जो इजरायली इंटेलिजेंस थी उनके स्ट्रक्चर को पेनिट्रेट कर गई थी और पेनिट्रेट करने के बाद जिस तरह से उनके ये जो सेल्यूलर अटैक हुए, जैसे शेख हसन नसरुल्लाह की पोजीशन उनको लीक की गई और उनको हलाक किया गया, तो इन सारी चीजों का जायजा हिजबुल्लाह ने मेरी नजर में लिया है और वो दोबारा अपने उस सेल्यूलर सिस्टम की तरफ गए हैं जहां उनकी अपनी सीक्रेसी, उनकी अपनी लीडरशिप की सीक्रेसी, उनके कैडर की सीक्रेसी और उनके हथियारों की सीक्रेसी वो बड़ी प्रोमिनेंट है। और इसमें मुझे कोई शक नहीं कि देखिए जिस तरह से जो भी हथियार आप हुतीस के पास देख रहे हैं, आप ये जान के चलिए कि वो हिजबुल्लाह के पास मौजूद है। अगर हुतीस इतनी दूरी से इतना इफेक्ट डाल रहे हैं अपनी मिसाइलों के जरिए इजराइल के ऊपर, अमेरिका के ऊपर और उनके इत्तेहादियों के ऊपर, तो मेरी नजर में आप ये जान के चलिए कि ये सारी सलाहियतें, ये सारी कैपेसिटी हिजबुल्लाह के पास भी मौजूद है। तो अगर इस खित्ते में जंग छिड़ती है और अगर ये जिस तरह से अभी इजराइल के अंदर डिसीजन मेकिंग हो रही है और जिस तरह से अमेरिकन गवर्नमेंट, खासतौर से ट्रंप की ये सरकार पूरी तरह से उनके साथ इन्वॉल्व है, ये एक बहुत बड़ा मेरी नजर में खदशा है कि दोबारा ये खित्ता जंग की आग में झुलस जाए अगर इन्होंने वक्त रहते कोई सही कदम नहीं उठाए। जी मुमताज भाई। तो
वेस्टर्न मीडिया तो कभी भी नहीं दिखाएगा इस बात को। अब वक्त है सोशल मीडिया का, नहीं करते भी सारी खबरें सोशल मीडिया पे आ ही जा रही हैं। कितना भी कोई पहरा बैठा ले, खबरों का भी अपना पहरेदार होता है, वो खबरें लोगों तक पहुंच जाती हैं। अब वो जमाना नहीं है जो पहले सद्दाम हुसैन साहब के समय होता था, जो यासिर अराफात साहब का इंतकाल हो गए, शहीद हो गए, जो लीबिया के गद्दाफी साहब का समय था, वो समय अब नहीं है। अब चीजें बदल रही हैं, लोग जाग रहे हैं। आज हमास जो है फिलिस्तीन का सहारा बना हुआ है, फिलिस्तीन की आवाज को उठाने का एक मुद्दा बना हुआ है। वही हमास से अमेरिका डरवा करके अरब को डराता है, जॉर्डन को डराता है, मिस्र को, इजिप्ट को, कि कहता है कि हमास तुम्हारे ऊपर भी कब्जा कर लेगा। इसलिए ये लोग पीछे हैं कि कहीं हमास ताकतवर हुआ तो हम लोग, कहीं ऐसा ना हो कि हमास हमारे देश पर भी कब्जा कर ले। क्योंकि जब लग्जरी की तरफ आप जाते हैं ना, इसीलिए इस्लाम में बहुत ज्यादा लग्जरी को मना किया गया है। जब आप लग्जरी की तरफ जाते हैं तो लग्जरी के साथ साथ आपके दिल में एक डर बैठता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ये वैभव, हमारा ये ऐशो आराम कहीं छीन न जाए। ये डर भी बना रहता है। इसीलिए इस्लाम में बार बार कहा गया है कि भाई उतना लग्जरी में जाओ ही मत कि आपको छीनने का डर हो, न तो गिरने की डर, न उठने की चाहत। ये दो चीज को इसीलिए अल्लाह ने कहा है कि बहुत ज्यादा इकट्ठा करना, बहुत ज्यादा चिंता करना और बहुत ज्यादा कमाने की सोचना, यही गलत है। आप मध्यम मार्गी बनिए, बीच का रास्ता अपनाइए। आज जो लोग हमास की बात कर रहे हैं कि हमास लीडरशिप नहीं मिलनी चाहिए, फिलिस्तीन आजाद हो जाएगा, तो हम बताना चाहते हैं पिछले 40 साल के अंदर पूरी दुनिया में 3 बड़ी घटनाएं हुई। एक, नेपाल में प्रचंड आतंकवादी देश था, प्रचंड आतंकवादी ग्रुप था। नेपाल आजाद हुआ, इलेक्शन हुआ, वही प्रचंड प्रधानमंत्री बने और दुनिया भर के राजनयिक संबंध प्रचंड के साथ, नेपाल के साथ बने। उसके बाद अफगानिस्तान भी, तालिबान भी आतंकवादी ग्रुप था, लेकिन जब अमेरिका वहां से गया, पूरी 40 साल तक अमेरिका से कौन लड़ा? तालिबान ही तो लड़ा। तो जब चला गया अमेरिका वहां से, तालिबान वहां की लीडरशिप आ गई। पूरी दुनिया के राजनयिक संबंध, जो लोग बहुत पानी पी के कोसते थे, वो लोग भी आज हाथ मिला रहे हैं। आज अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं। इसी तरह कल जब फिलिस्तीन आजाद हो जाएगा तो उसका कौन लीडरशिप लेगा? किसको हक है? हम तो ये पूछना चाहते हैं कि किसको हक है? जो लोग भी हमारा ये देख रहे हैं वीडियो, हम तो चाहते हैं कि आप लोग कमेंट में लिख करके ये बताइए कि क्या फिलिस्तीन जब अलग राष्ट्र बनेगा तो उसकी लीडरशिप हमास को मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? ये कमेंट बताइए। हाँ, हो सकता है कि हम लोग का कहना गलत हो, तो कमेंट में बताइए कि क्या हमास को लीडरशिप मिलनी हक है कि नहीं है हमास का? क्या नाम है उनका, महमूद अब्बास साहब को दे देना चाहिए, या अरब के बादशाह को दे देनी चाहिए, या नेतन्याहू के किसी आदमी को बैठा देना चाहिए? फिलिस्तीन के साथ इंसाफ तभी होगा जब गजा उसकी लीडरशिप करेगा। और कोई पैसा मत दे, पूरी दुनिया का मुसलमान, जिस दिन गजा अलग हो जाएगा, फिलिस्तीन राष्ट्र बन जाएगा, पूरी दुनिया के मुसलमान, ईसाई और बुद्धिस्ट सभी लोग मिल करके ऐसा खूबसूरत इतना पैसा भेज देंगे, लोग अपना खाना रोक करके अपना रोटी नहीं बनाएंगे, एक टाइम खाना नहीं खाएंगे, वो पैसा गजा के खाते में चला जाएगा। और ऐसा खूबसूरत गजा बनेगा कि दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन देशों में गजा का नाम होगा। क्या ये लोग सोचते हैं कि अरब पैसा नहीं देगा, अमेरिका पैसा नहीं देगा? फिलिस्तीन को अल्लाह की मदद में है, अल्लाह की मदद है फिलिस्तीन को। 40 साल से वो लोग गुलेल से लड़ रहे हैं, पत्थर से लड़ रहे हैं। 40 साल से वो लोग लड़ रहे हैं। शहादत, गला कम पड़ गया है लेकिन गोली कम पड़ गई है, मगर गले कम नहीं पड़े, छातियां कम नहीं पड़ी। ये हौसला आज इजराइल के लोग, आज नेतन्याहू अपने सैनिकों से कह रहे हैं कि कुरान पढ़ो, अल्लाह के बारे में जानो। आखिर ये कौन सी ताकत है कि एक ही परिवार में 4 लोग शहीद हुए और बचे 2 बच्चे, उनको भी मार ले जाकर के हमास को दे रही है कि इनको भी भर्ती कर लो, इनको भी ट्रेनिंग दो। ये ताकत कहां से मिल रही है? यही है ताकत अल्लाह की, क्योंकि हमारी जिंदगी और मौत का मालिक अल्लाह है। हमारी हर सांस पे अल्लाह का नाम लिखा है। जिस दिन जो रात हमारी कब्र में गुजरनी, अल्लाह ने लिख दिया है। दुनिया की कोई ताकत हमको बचा नहीं सकती। और अल्लाह ने अगर हमारी जिंदगी लिख दी है, दुनिया की कोई ताकत हमको मार नहीं सकती। ये हमारा अकीदा है, ये हमारी आस्था है, इसको कोई डिगा नहीं सकता। और जो डिग गया वो इस्लाम और मुसलमान में फिर उसको अकीदा नहीं है, वो कमजोर है।
यदि कोई मौत से डरता है, कोई अपनी माल और दौलत को खोने से डरता है, कोई अपने अजीज रिश्तेदारों को खोने से डरता है, इसका मतलब कि वो अल्लाह पे उसका पूरा यकीन नहीं है। और जैसे अगर उसको अल्लाह पे यकीन नहीं है, फिर उसका विनाश तय है, उसका नेस्तनाबूद होना तय है, उसका झुकना, उसका जलील होना तय है। और अगर जो अल्लाह पे भरोसा करता है, देखिए आज गजा के लोग पूरी दुनिया का अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। इतनी बड़ी जंग यूक्रेन की हुई, रूस की हुई, लेकिन किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। आज दुनिया में अगर कहीं बात हो रही है तो गजा की बात हो रही है। जी मुमताज भाई। देखिए मुमताज भाई, ये खबर सही है कि जो मिस्र है वो एक फिलिस्तीनियों की फौज को तैयार कर रहा है, और बीच में क्योंकि इस तरह के डिस्कशंस चल रहे थे कि आपने देखा होगा यूएन के अंदर एक रिजोल्यूशन पास करवाया गया था जिसमें मिस्र और ये सारे मिडिल ईस्ट के और यूरोपियन कंट्रीज ने एक कंप्रहेंसिव जंगबंदी की बात की थी, लेकिन हमास के डिसआर्म करके और एक जो कहते हैं ना कि डीमिलिटराइज्ड फिलिस्तीनियन स्टेट को कायम करने की उनकी मंशा थी। जैसे पिछली बार भी मैंने बोला था कि जो ये फ्रांस या बाकी दूसरे यूरोपियन कंट्रीज फिलिस्तीनी स्टेट को रिकॉग्नाइज करने की बात कर रहे हैं, ये उस डीमिलिटराइज्ड फिलिस्तीनी स्टेट को रिकॉग्नाइज करने की बात कर रहे हैं जिनके पास कोई हथियार नहीं होगा, यानी एक तरह से वो सारे के सारे इजराइल के कब्जे में होंगे। तो ये उनकी मंशा थी, और इसमें महमूद अब्बास जो फिलिस्तीनियन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हैं, वो भी इसमें शामिल हैं कि हाँ, जो फिलिस्तीनी हैं उन्हें डीमिलिटराइज कर दिया जाए, उन्हें डिसआर्म कर दिया जाए। लेकिन हमास इसकी मुखालफत कर रही है, वो इसके हक में नहीं है। देखिए जो ये हम डिस्कशन कर रहे हैं कि सबसे पहले किसी भी चीज के सीज फायर के या किसी भी समझौते के लिए इजराइल के लिए जरूरी है कि हमास को मिलिट्रीली हराया जाए, और वो अभी तक हमास को मिलिट्रीली नहीं हरा पाए हैं। अगर वो हमास को मिलिट्रीली नहीं हरा पाए हैं और वो ये समझते हैं कि किसी अरब मुल्क की फोर्स को वहां पे लाके बिठाया जा सकता है, तो जो हमास के लीडर हैं उनका ये बयान आया है कि हम उन्हें भी एज एन ऑक्यूपाइंग फोर्स ट्रीट करेंगे, और जिस तरह से हम इजरायली फौज के साथ डील कर रहे हैं उनके साथ भी हम वही डील करेंगे। जो बहुत सारी बातचीत हो रही है इसको सीज फायर को लेके, देखिए उसमें 2-3 तरह के इशू हैं। एक प्राइमरी इशू ये है कि देखिए जो हमने 3 चीजें डिस्कस की थी कि जंगबंदी हो, इजराइल की फौज गजा से बाहर निकले और कैप्टिव्स की आपस में एक्सचेंज हो, ये तो एक प्राइमरी लेवल पे है। लेकिन उसके बाद दूसरे लेवल पे फिर पॉलिटिकल डिस्कशन आता है कि इस जंगबंदी के बाद गजा का फ्यूचर क्या होगा। उसमें जो ये नेबरिंग अरब कंट्रीज हैं और जो अमेरिका है, उनकी ये मंशा है कि हमास को डिसआर्म किया जाए, इस एरिया को डिमिलिटराइज किया जाए, और वहां पे जो उनके फ्रेंडली अरब मुल्क हैं जिनमें खास तौर से मिस्र है, उनकी ट्रेन करदा फौज यहाँ पे आके निजाम संभाले, यहाँ का सिस्टम वो संभाले, और एक तरह से यहाँ का जो पॉलिटिकल कंट्रोल है वो भी जो फतह महमूद अब्बास की है उसके हवाले कर दिया जाए। जो इस तरह की थिंकिंग है वो अमेरिका और जो उनके अरब एलाइज हैं, ये उन लोगों का गजा के बारे में एक फ्यूचर का प्लान है। लेकिन जो हमास है या जो रेसिस्टेंस ग्रुप है, वो किस नजर से इन सब चीजों को देखते हैं, अब तक जो बातें उनकी तरफ से सामने आई हैं वो इस बात के लिए तो तैयार थे कि जो फलस्तीनी ग्रुप्स हैं उनमें आपस में रिकंसिलिएशन हो और कोई न्यूट्रल ग्रुप आके गजा का और वेस्ट बैंक का दोनों का पॉलिटिकल गवर्नमेंट उसको संभाले, और जो मिलिट्री है हमास की वो बरकरार रहे और वो उसको संभाल के कंट्रोल फिर इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए, वहां के प्रेसिडेंट के, पार्लियामेंट के और फिलिस्तीन नेशनल काउंसिल के इलेक्शन कराए जाएं, और आने वाले वक्त में ये जो हमास है जो फिलिस्तीन की नेशनल फौज बनेगी,
इसको उसमें तब्दील कर दिया जाए और बाकी ग्रुप की फौजों को मिला के उसमें एक फिलिस्तीन नेशनल आर्मी बनाई जाए। ये सोच है जो रेसिस्टेंस ग्रुप्स हैं और खास तौर से हमास की, ये अपना मुस्तकबिल इस नजरिए से देखते हैं। और जो इजराइल की सोच है, फिलहाल जो इक्तदार में वहां पे लोग बैठे हुए हैं, वो अभी इस सोच पे चल रहे हैं कि किसी तरह से फिलिस्तीनियों को एलिमिनेट करके या वहां से भगा के पूरे गजा पे कंट्रोल किया जाए और पूरे वेस्ट बैंक पे कंट्रोल किया जाए और यहाँ से यहाँ पे यहूदियों को लाके पूरी दुनिया से आबाद किया जाए। ये अभी भी उनकी विशफुल थिंकिंग है। उनका जो रूलिंग ग्रुप है, खास तौर से नेतन्याहू और जो उनके दो हार्डलाइन मिनिस्टर हैं, ये अभी भी इस स्ट्रेटेजी के ऊपर अमल कर रहे हैं। तो बेसिकली ये मैंने 3 कन्फ्लिक्टिंग पिक्चर्स जो वहां पे प्लेयर्स हैं, वो जो जिस तरह से अपने फ्यूचर को देख रहे हैं, वो आपके सामने पेश की है कि वो इस नजरिए से अपने आप को देख रहे हैं या वो अपना फ्यूचर इस तरह का चाहते हैं। अब इसमें कौन सी फोर्स अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसको लागू करने में कामयाब होगी, ये इस बात पे तय करेगा कि गाजा में मिलिट्री जंग कौन जीतता है। अगर इजराइल, जैसा कि वो दोबारा कह रहे हैं कि हम पूरे गजा पे कब्जा करेंगे, अगर वो कामयाब होते हैं, या फिर जो अमेरिकन और उनके अरब एलाइज हैं वो जिस तरह से सोच रहे हैं कि हम यहाँ से हमास को डिसआर्म करके और इस पूरे एरिया को एक तरह से डिमिलिटराइज करके अपनी वो फौज जो कि हमारे लिए लॉयल है, जो कि इजराइल के लिए कभी कोई खतरा नहीं बनेगी और जिसका सिर्फ और सिर्फ रोल होगा फिलिस्तीनियों को कंट्रोल करने का, क्या वो फोर्स इस खित्ते में कामयाब हो पाएगी? खास तौर से 2 साल की इस जबरदस्त जंग के बाद, जहां हजारों लाखों लोगों ने इतनी कुर्बानियां दी हैं, इतनी शहादतें दी हैं, इसके बाद क्या वहां की आवाम इस तरह की कोई ऐसी सरकार जो उन्हें खुद गुलाम बनाने के लिए आए उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होंगे? तो ये बहुत सारी चीजें हमें आने वाले फ्यूचर में देखने को मिलेंगी कि देखिए आखिर सिचुएशन किस तरफ जाती है। जी मुमताज भाई। और गजा पर हमने जैसा कहा कि पूरी दुनिया जो है गजा को देख रही, क्योंकि गजा जो है एक अलामत बन गया है और ये गजा तय करेगा कि दुनिया तानाशाही की तरफ जाएगी या दुनिया जो है वो लॉ एंड ऑर्डर से चलेगी। दुनिया चलेगी तो चलेगी कैसे, ये तय करेगा गजा का ये